हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं मार्च 2023 का एग्ज़ाम 9th का सॉल्यूशन। तो इसका देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग क्या होगा। संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी m गुणा में v। नेक्स्ट है तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन के लिए लिए गए समय को क्या कहते हैं। तो समय को बोलते हैं हम आवर्तकाल। औसत चाल को परिभाषित कीजिए। औसत चाल का सूत्र, तो देखिए औसत चाल क्या है, चली गई दूरी बटे कुल समय, कितने समय में कितनी दूरी चली गई, वही आपकी औसत चाल कहलाती है। बस की छत पर के सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, क्योंकि जैसे ही ब्रेक लगेगा तो जड़त्व के कारण सामान इधर उधर गिर सकता है। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में क्या अंतर है। तो प्रबलता क्या होती है, किसी व्यक्ति के कानों की ध्वनि के लिए संवेदनशीलता जो है वो प्रबलता है, जिसको हम डेसिबल में मापते हैं। जबकि तीव्रता क्या है, एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, जिसका यूनिट होगी वॉट पर मीटर पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 10 न्यूटन है, इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा। तो हमें पता है चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह के भार का 1/6वां भाग होता है। तो 10 गुना में 1/6 हम करेंगे तो 5/3 न्यूटन, यानी 1.66 न्यूटन आपका चंद्रमा पर भार आएगा। नेक्स्ट है आपका स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम हमें पता है कि किस तरीके से दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और दोनों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी जो उनका गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होगा, F जो है वो इक्वल टू G m डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, जिसमें m क्या है, एक वस्तु का द्रव्यमान, दूसरा m क्या है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, और r क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पे m क्या ले रहे हैं हम, अर्थ का द्रव्यमान। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। किसी वस्तु की पोजीशन की वजह से, उसकी स्थिति की वजह से जो उसकी ऊर्जा होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होगा EP, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू m गुणा G गुणा H। m क्या है द्रव्यमान, G आपका गुरुत्वीय त्वरण, H क्या है हाइट। नेक्स्ट है 4 युक्तियां जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई गई। इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट आवर में बताई। देखिए शक्ति यानी P 500 वाट एक की है, तो 4 की टोटल कितनी हो जाएगी 2000 वाट। समय 10 घंटे है, तो ऊर्जा कैसे निकालेंगे, हमें पता है P गुणा में T करना पड़ेगा। 2000 गुणा 10 करेंगे तो आपका 20,000 वाट आवर आ गया। 1 किलोवाट में आपके 1000 वाट होते हैं, तो 1000 से डिवाइड करने पर 20 किलोवाट आवर आपका आंसर आएगा। अगर वाट आवर में पूछता तो 20,000 वाट आवर आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा को ना ही पैदा किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 किलोग्राम का एक पिंड पृथ्वी से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया है, यानी ये अर्थ सरफेस है और यहाँ से कितने ऊपर उसको उठा गया है 5 मीटर, और द्रव्यमान कितना उसका 40 किलोग्राम। ये आपका अर्थ सरफेस से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया और द्रव्यमान उसका 40 किलोग्राम है। यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो पिंड ठीक आधे रास्ते पर हो, उस समय सी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो देखिए पहले अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो क्या होगा, पहले इसने स्थितिज ऊर्जा पूछी है, mgh, m 40, g आपका 10 दे रखा है उसने पहले ही, h 5, तो कितना आ जाएगा आपका 2000 जूल आ जाएगा। आधे रास्ते आकर क्या होगा, उसकी याद स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई, यानी अब टोटल उसकी जो गतिज ऊर्जा वो कितनी हो गई 2000/2, यानी 1000 जूल। नेक्स्ट है घनत्व का ऐसा ही मात्र क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, m/v, यानी आपका क्या आएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी है 11 है, तो 2 8 1। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आपका घड़े के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके अंदर से पानी जो है वाष्पीकृत होते रहता है। अब वाष्पीकृत जो जल होएगा तो वो ऊर्जा कहाँ से लेगा, जो घड़े का जल है उसी से ऊर्जा लेगा, तो अब इसलिए क्या होगा, जो घड़े का पानी है उसकी ऊर्जा कम हो गई जिससे कि वो ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के 3 अवपरमाणु कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। कार्बन की द्रव्यमान संख्या क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, ये आपका क्या होता है परमाणु है, इसके अंदर ये आपका नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन आपके बाहर चक्कर काटते हैं। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है वो क्या होता है द्रव्यमान संख्या, और कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी 12।
मिश्रण और यौगिक में 4 अंतर क्या होंगे आपको पता। मिश्रण जब किसी भी तत्व को या किसी भी चीज़ को हम आपस में मिलाते हैं, किसी पदार्थ को हम मिलाते हैं तो वो मिश्रण बन जाता है। लेकिन यौगिक क्या होगा, जब किन्हीं तत्वों को हम किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तभी आपका क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। यानी जब उसके अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया होकर कोई तत्व आपस में मिलेगा तभी यौगिक बनेगा। नेक्स्ट है मोल में परिवर्तित करना है। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, देखिए O2 में 1 मोल जो होता है तो आपका 2 गुणा में 16 हो जाएगा, 1 का 16 है, 2 O2 है तो 1 मोल होगा। 32 ग्राम में 1 मोल है, 1 ग्राम में 1/32। इसने पूछा 12 ग्राम में, 12 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/32 गुणा 12 3/8 मोल। नेक्स्ट उसने पूछा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम में क्या होगा। अब CO2 का देखो पहले कितना है, 12 जमा कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 जमा 16 32, 44 ग्राम। यानी 44 ग्राम में आपका 1 मोल है। 1 ग्राम में 1/44, 22 में कितना आ जाएगा आपका 1/2 यानी 0.5 मोल। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र कैसे बनेगा, देखिए सोडियम की संयोजकता 1 है और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2 है। हमें पता, हमें क्या करना होता है, इनका क्रॉस करना होता है। तो क्रॉस करने के लिए क्या आ जाएगा, Na इसकी संयोजकता इसके साथ लगेगी 2 और ऑक्सीजन की इसके साथ लगेगी O। नेक्स्ट है AlCl3, एल्यूमिनियम की आपकी संयोजकता कितनी है, ये देखिए ये Al और ये Cl की 1 है और एल्यूमिनियम की कितनी है, 3 है। तो हमें पता क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, यानी AlCl3। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा 1 + 35, क्योंकि क्लोरीन का 35.5 है तो 36.5 टोटल आ गया। नाइट्रिक अम्ल का कितना आएगा 1 + 14 + 16 × 3 आपका 15 + 48 कितना आया 63 आ जाएगा। हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16, 3 है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु को आंखों द्वारा, क्योंकि वो बहुत छोटा है, नैनोमीटर में मापते हैं हम परमाणु को, परमाणु के साइज को, इसीलिए उसे हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, वर्णात्मक, यानी जो कुछ चीज़ों को ही अपने आर पार जाने देती है। मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय हृदय होता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से, निमोनिया, क्षय रोग, देखो तीनों ही वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है। हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस, 78। वायुमंडल में ऑक्सीजन के रूप O2 और O3, ऑक्सीजन और ओजोन दोनों के रूप में पाया जाता है, लेकिन O5 में नहीं पाया जाता। A और B दोनों हो जाएंगे। वृत्त पोषक तत्व तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर सारे ही वृत्त पोषक तत्व हैं। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण, तो देखिए प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है आपका RER में, और लिपिड का संश्लेषण कहाँ होगा SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, जो रोग एक दूसरे से संपर्क में आने पर फैल जाते हैं उन्हें बोलते हैं संक्रामक रोग। क्षय हो गया, कोविड हो गया, खांसी जुकाम हो गया। अगला है किसानों के लिए पशुपालन प्रणाली किस प्रकार लाभदायक है, जैसे दुधारू दूध है, पशु है, उनमें दूध की मात्रा बढ़ेगी, मछली उत्पादन, शहद उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, मुर्गी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, मांस मीट को उत्पादन में बढ़ावा मिलेगा, अंडे उत्पादन में बढ़ावा मिलेगा। इस तरह के पॉइंट्स इससे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। देखो पोरीफेरा क्या है, छिद्रधारी है, दूसरा वो स्थिर रहते हैं एक ही जगह, जबकि जो सिलेंट्रेटा वाले हैं वो उनमें एक ही छिद्र होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है पादप जगत के प्रमुख वर्ग, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 वर्ग है पादप वर्ग के। कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अंतर बताओ। तो देखिए पैरेन्काइमा की भित्ति पतली होती है, आपकी पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, सरल कोशिकाएं होती हैं। कोलेनकाइमा की भी पैक्टिन और सेलुलोज की है, लेकिन उसकी भित्ति थोड़ी मोटी होती है। स्क्लेरेन्काइमा लिग्निन की होती है और मोटी होती है। एपिडर्मिस की क्या भूमिका है, एपिडर्मिस एक तो बाहरी भागों से उसकी रक्षा करेगा, जल की हानि को रोकेगा और संक्रमण को रोकेगा। ये किसकी भूमिका है आपकी, एपिडर्मिस की। नेक्स्ट है रेखित, अरेखित और कार्डिक पेशी में अंतर। देखिए रेखित पेशियाँ कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, बेलनाकार और अशाखित होती हैं, बहुकेंद्रीय होती हैं, हड्डियों से जुड़ी होती हैं, ऐच्छिक गतियाँ करने में हेल्प करती हैं। ये देखिए इसमें क्या होती हैं, हल्की और जो आपकी गहरी धारियाँ बनी होती हैं इस तरीके से, बीच में आपका सार्कोप्लाज्म है और बहुत सारे केंद्रक है एक एक में। अरेखित पेशियाँ लंबी हैं, उनके सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, एक केंद्र की होती हैं सिर्फ। ये अमाशय आपकी मूत्र नली आदि में पाई जाती हैं, जहाँ पे ऐच्छिक क्रियाएं नहीं होती, सिर्फ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, वहाँ पे पाई जाती हैं। अंदरूनी आंतरिक जितने भी अंग हैं उनमें सब में कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं, अरेखित पेशियाँ। जबकि जो बेलनाकार पेशियाँ हैं आपकी हृदय, कार्डिक पेशी जिसको हृदय पेशी भी बोलते हैं, कैसी हैं, बेलनाकार है इस तरीके से, शाखान्वित, इसमें से शाखा निकलती है, एक केंद्र की होती है, हृदय में ही पाई जाती है और अनैच्छिक है सारी। नेक्स्ट है रंध्र के कार्य क्या है,
गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना, ये आपके किसके कार्य है? रंध्र के कार्य। सो दिस वाज द ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम. डू इट केयरफुली. ओके.